स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे एडिसन मोटर्स का जो अपडेट हुआ है, तो उसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम यह है कि ईवी हाइप को 18 साल हो गया। एक्चुअली उससे पहले से भी आ रहा था इलेक्ट्रिक व्हीकल, लेकिन हाइप होना, सक्सेसफुल होना, मतलब कि एकदम वो होना, वो इसके बाद हुआ है रोडस्टर 2008 में। और 18 साल बीत चुका है। 18 मतलब अब तो दारू पी सकते हैं। और यहाँ पे समझिए इस पे इतना सब्सिडी बहाया गया है। मैं 3 कंट्रीज़ का बात कर रहा हूँ, टॉप 3 कंट्रीज़ का, जिसमें आता है इंडिया, चाइना और अमेरिका पॉपुलेशन के हिसाब से। तो ये सब लोग 2010 में सब्सिडी शुरू कर दिए थे। इंडिया थोड़ा लेट आया सब्सिडी देने में, 2015 में देना शुरू किया। और ये समझना बहुत ज़रूरी है, पैसा पानी की तरह बहाया गया। जैसे कि है ना, चाइना में कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं खरीद रहा है, सिर्फ सब्सिडी पे चल रहा है। कितना सब्सिडी है? $231 बिलियन, ये गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है, मेरा नहीं है, ठीक है। $231 बिलियन ये 2010 के बाद से डाल चुके हैं। अमेरिका का देखिएगा $50 बिलियन डाल चुके हैं। और आप समझना चाहते हैं, अभी रिसेंटली कुछ ही मतलब उसका वीडियो मेरे को मेरे चैनल पर मिल जाएगा। ये इलॉन मस्क अपना चार्जर खोला था, क्यों खोला हमको भी नहीं समझ, खोला क्यों है? ओ $1 बिलियन सब्सिडी। तो वह सब पूरी तरह सब्सिडी चल रहा है। इंडिया में भी अगर आप देखिएगा तो हमारा भी एटलीस्ट $3-4 बिलियन डाल चुके हैं। ये अभी जैसे आप देख रहे होंगे, ये ताजा अभी करंट चल रहा है, 10,000 करोड़, लगभग $1 बिलियन के आसपास होता है, वो डाला जा चुका है। और ये स्कीम का फेज 2 ही है, 3-4 में और पैसा देने का बात है। तो और उतना हमारे पास नहीं है। चाइना वर्ल्ड का फैक्ट्री, चाइना अफोर्ड कर सकता है, अमेरिका तेल बनाता है, वो अफोर्ड कर सकता है। लेकिन हम लोग नहीं कर सकते हैं सर, ऐसे कि आप पैसा पे पैसा जलाओ। तो इसे हो क्या रहा है? ठीक है, आपने पैसा डाल दिया, टाइम बीत गया। देखिए 4 साल में कुछ ना हो उसको समझा जा सकता है, 18 साल में कुछ ना हो तो इस लाइक सर तब दिक्कत है। तो ऑयल कंजम्पशन अगर आप पूरे पृथ्वी का देखिएगा, वो कंटिन्यूअसली भाग रहा है। सिर्फ एक बार 2019 में, मतलब 20 जो पैंडेमिक वाला बूम हुआ था, वो एक बार डिप हुआ है, उसके बाद से कॉन्स्टेंटली ऊपर जा रहा है, कॉन्स्टेंटली। और ये प्लीज मंदबुद्धि जैसा मत बोल दीजिएगा कि वो छोटे मोटे देश का घट गया है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ये ऐसी बात हो गई, ओ यूरोप में सब चीज अच्छा है, नहीं, क्योंकि वो समझदार हैं, वो आप पे लूज मोशन कर देते हैं। उनका कपड़ा कहाँ से आता है? बांग्लादेश से आता है। उनका कचरा कहाँ जाता है? अफ्रीका में जाता है। दवाई कहाँ से आता है? इंडिया से आता है। सर्विस कहाँ से होती है? सॉफ्टवेयर सब इंडिया में करते हैं। तो वो छितराने वाले को पर ध्यान मत दीजिए, वो आपको हमेशा ऑफसेट डेटा देगा। एक्चुअल डेटा के लिए 3 बड़ी आबादी को देखिए, या टॉप 10 को भी देखिएगा, यही रिजल्ट मिलेगा। तो वो सब का तेल कंजम्पशन 2010 से 2025 के बीच में सिर्फ भागता गया। सिर्फ एक बार डिप हुआ था, वो 20 उसमें पैंडेमिक के लॉकडाउन में। कितना अंतर का बात कर रहे हैं? यूएसए का 8.5% बढ़ गया। और जितना गटकता है यूएसए बहुत तेल खाता है, वो बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। चाइना का क्या हुआ? 107% बढ़ गया है। वो इतना पैसा डाल के और तेल जला रहे हैं। इसलिए बोल रहे एक 2 साल में आपको नॉइज, डेटा में नॉइज दिख सकता है। थोड़ा बाहर आके देखिए, थोड़ा जूम करके देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। जो मैं बोलता हूं ना कि कोई फर्क नहीं पड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल से, सिवाय लोगों को भूखे मारने के, यही बता रहे हैं। तेल चाइना उतना, मतलब आपने बिलियंस ऑफ डॉलर दिया, हंड्रेड्स ऑफ बिलियन डॉलर दिया, और उतना उससे ज्यादा का आप तेल भी खरीदे। फिर इंडिया का भी देखिए 130% भाग चुका है 2010 से 2025 के बीच में। और हमारी आबादी नहीं बढ़ती है। और हाँ, जो लोगों को मैथ नहीं समझ में आता है, आबादी इससे नहीं देखा जाता नंबर क्या है, आबादी देखा जाता है पिरामिड कैसा है। अगर आपका पिरामिड ऐसा है, ये मतलब एज बाय एज दिखाया, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, ऐसे करके एज निकाला जाता है, उसमें कितने लोगों को देखा जाता है। अगर पिरामिड ऐसे, देश ग्रो कर रहा है, ऐसे है देश स्टेबल है, ऐसे हो गया है तो देश मर चुका है। तो इंडिया में अब आप देख रहे होंगे कि नीचे जाना शुरू हो चुका है, जो कि जो लोग बहुत टाइम से बर्थ रेट देख रहे होंगे, इसीलिए बर्थ रेट पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। वो बर्थ रेट 2.1 से नीचे है तो आपका पिरामिड ऐसे ना होके ऐसे हो जाता है, यानी आप मरने वाले हो। 90 साल में लोग मर जाते हैं। तो और ऊपर वाले जो एज हैं, अगर उसमें बहुत लोग भी हैं, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब ओल्ड एज होम में पड़े हुए हैं, वो टोक्यो ड्रिफ्टिंग नहीं कर रहे हैं अपने गाड़ी में, वो तेल नहीं खपा रहे, वो ट्रक नहीं चला रहे हैं। तो इसीलिए ऊपर में बहुत लोग होने से फर्क नहीं पड़ता तेल कंजम्पशन में। नीचे वाला, मतलब कि अराउंड समझ लीजिए 60 से नीचे वालों को मेन कंज्यूमर है। तो हमारी आबादी घट रही है, और तीनों का है। चाइना का तो इतना घटा कि वो इंडिया से नीचे चला गया। तो चाइना का, इंडिया का, अमेरिका का, सबका हालत तो वही है। और सबका तेल भागते जा रहा है, और सब पैसा पे पैसा जलाए जा रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में। तो इससे फर्क क्या पड़ता है? इससे फर्क पड़ता है कि सरकार पैसे जला देगी, सरकार को तेल के लिए भी पैसा जलाना पड़ेगा। तो उसका असर होता है इन्फ्लेशन पे। यानी कि इंडिया का 2010 में 50 रुपए के आसपास में आपका 1 लीटर पेट्रोल मिलता था। हमको तो याद भी नहीं है, हम स्कूल के टाइम में सुनते थे कि यह तेल उतने का आता है, 40-45 का आता था। 110 का अभी तो हो ही गया है। और दूध का दाम भी बढ़ चुका है। फिर आपका इंटरनेट का दाम घटा है, वो एक अच्छा चीज़ हुआ है। और रेंट के बारे में क्या ही बात करें। सिलेंडर
उस पर तो मिसाइल मारा जा रहा है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसको कहते हैं फेल होना। मतलब अगर अब आप लड़ाई कर रहे हैं तो अब आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं, क्योंकि ये फैक्चुअल डेटा है। अगर $200 बिलियन डालने के बाद, मतलब ये आप लिटरली हर किसी को इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीद के दे रहे हो, बिलियन डॉलर है। आबादी उतनी नहीं है। नहीं है सर, मतलब बहुत बड़ा नंबर धांधली है। जो बाय द वे जो लोग सैटेलाइट का डेटा देखते हैं तो उनको दिखता है चाइना का आधा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ी खुला जगह में रखा हुआ है। तो समझना बहुत जरूरी है कि अगर इतना हम लोग पैसा जला रहे हो, तेल पे भी जला रहे हो, तो हम लोग तो ऐसे सस्टेन नहीं कर सकते, इन्फ्लेशन मार डालेगा हम लोग को, जो कि आपको दिख ही रहा होगा। तो क्या किया जा सकता है? तो समस्या है, ये बात फैक्चुअल है। अब जो इस पे लड़ रहे हैं उनका हम बुद्धि का कुछ नहीं कर सकते, बोले इसीलिए 18 साल का फैक्ट डेटा दिखा रहे हैं। और अभी भी आंख मूंद करके हम गारंटी ले सकते हैं कि 2030 में 5 साल बाद तब भी तेल भागता ही रहेगा। चलिए, इससे आगे हम आपको क्या बोलें। और तब तक आप पॉपुलेशन में देख लीजिए, इंडिया का पॉपुलेशन अभी थोड़ा नीचे से घटा है। 0 to 5, 5 to 10 वालों एज में थोड़ा सा घटना शुरू हुआ है, वो तब तक 15 तक पहुंच जाएगा। तब भी देखते रहिए, तेल बढ़ता ही रहेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल जीरो है, शुद्ध जीरो। तो इलाज क्या है? इलाज है आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना है, बट जहां पे लोग सब धांधली करते हैं, रेंज एक्सटेंडर बनाना है। यानी बेसिकली आपको सीरीज हाइब्रिड टोपोलॉजी बनानी है। कोई मैन्युफैक्चरर अभी तक इसको नहीं उतारा है, सिवाय निसान का ई पावर का मार्क 3 वेरिएंट को छोड़ के कुछ नहीं है। और जो बाकी सारी कंपनी हाइब्रिड करे, बेसिकली अगर आपका इंजन चक्के को डायरेक्टली चला सकता है गियर बॉक्स के थ्रू, वो सीरीज हाइब्रिड नहीं है। सीरीज पैरेलल हाइब्रिड बहुत पहले से किया जा रहा है। होंडा इसको 1998 में उतारना शुरू किया था, टोयोटा इसको 1993 से उतारना शुरू किया था। और ये दोनों गांजा फूकते रह गए, इसलिए दुनिया कभी सुधरा नहीं। हम लोग का आपका ग्लोबल वार्मिंग सॉल्व कर लेते अगर ये लोग फूकना बंद कर देते तो आपको ये समझना पड़ेगा प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है कि इंटरनल कंबस्चन इंजन बहुत इफिशिएंट होता है। मतलब आपका नॉर्मल गाड़ी बात करें जो 5 लाख से 10 लाख के रेंज में आता है, आराम से 30 किलोमीटर प्रति लीटर से ऊपर दे सकता है बिना टेंशन के। उसका इंजन उठा के देखिए, इंजन में उतना इफिशियंसी है। अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो कभी ध्यान दीजिएगा कि आपके गाड़ी में एक माइलेज मीटर आजकल आता है जो बताता रहता है। वो देखिए बीच में कभी आपका भले गाड़ी का रेटिंग होगा 25, लेकिन बीच में वो 40 दिखाने लग जाएगा। गाड़ी का इंजन, मतलब जो इंजन है, बहुत इफिशिएंट है। हर मैन्युफैक्चरर का देख ले, हर का मतलब बेसिकली फियाट का ही है। इंडिया में आधा से ज़्यादा इंजन उसी का ही है। तो फियाट का जो इंजन आप लेंगे उसमें इस तरह का आपको ग्राफ मिलेगा, जिसे कहते हैं BSFC, यानी कि वो कितना ग्राम तेल जला देगा और उसके एवज में कितना यूनिट बिजली देगा, यानी कि 1 किलोवाट आवर का यूनिट बनाने में। तो ऐसे करके इंजन नापा जाता है। माइलेज आप गाड़ी का नापते हैं इंजन, जो कि बहुत सारे चैसी में लग सकता है। जैसे K10 है, K10 आपको बहुत मॉडल में मिल जाएगा इंजन जो इसका है, यूज़ होता है मारुति में। तो K10 अलग अलग चैसी में अलग अलग माइलेज देगा। तो इंजन कैसे नापेंगे? इंजन को नापने के लिए BSFC, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। तो सबसे बेस्ट इंजन अगर आपको मिलता है तो वो 225 ग्राम आएगा। इसको सिर्फ ऐसे ही बोलता है 225, ठीक है। तो 225 का मतलब क्या है? यानी कि 225 ग्राम फ्यूल वो पचाया जाएगा और उसके एवज में आपको 1 यूनिट बिजली देगा। तो ये सबको पता है, ठीक है। आपका गाड़ी का वो माइलेज बोल रहा है, कभी देखता हूँ माइलेज 40, कुछ केस में 51 लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, भैया 51 क्यों दिखा रहा है? वो अगर यहाँ आइलैंड पे आ जाता है तो हो जाता है वैसा। तो आइलैंड पर रहते क्यों नहीं, हमें माइलेज क्यों नहीं मिलता? ये रियल लाइफ नहीं है, ये स्टैटिक लोड टेस्टिंग है। यानी कि जब मैं इंजन बना रहा हूँ तो उसको डाल रहा हूँ, डाइनो पे टेस्ट करूंगा अलग अलग लोड पे, तो आरपीएम जो है उसका रेंज होता है आपका, समझ लीजिए 500 से लेके आपका 6500 तक। और टॉर्क का लोडिंग होता है 10 से लेके 100 तक, ठीक है। यहाँ पे एक स्वीट स्पॉट बन रहा है जहाँ पे आपको पीक मिलेगा। यहाँ पे आपकी गाड़ी रह नहीं सकती है, क्योंकि आपके गाड़ी में है गियर बॉक्स लगा हुआ है चक्के से लगा हुआ है रोड से लगे हुए रियलिटी, हकीकत, यानी कि ट्रैफिक। तो असर ये होता है कि आपका इंजन का जो मैपिंग सिस्टम है, इंजन यहाँ पे ऐसे फ्लोट कर रहा है, इसीलिए आपको माइलेज नहीं मिलता है। इंजन बहुत इफिशिएंट है, मैं एकदम क्लियर। आज का कोई भी इंजन लीजिए, जैसे मेजॉरिटी, जैसे आप महिंद्रा का देखें जो मेड इन इंडिया है, वो फिएट का वो है मल्टी जेट को ये कर रहे हैं। पेटेंट एक्सपायर हो जाता है 20 साल में, लीगली आप बना सकते हैं किसी का भी इंजन को, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है। तो वो बहुत इफिशिएंट है, आपको एकदम टेंशन नहीं लेना। लेकिन आपको वो माइलेज कभी मिलेगा नहीं, क्योंकि इंजन यहाँ पर रुक नहीं सकता। कभी कभार आपका ऐसा होगा कि नहीं एकदम परफेक्ट हाईवे पे आए हो, गाड़ी में एकदम उतने ही लोग हैं जितने पे वो आएगा, एकदम परफेक्ट, तो भैया बहुत बढ़िया माइलेज मिलेगा। हवा का डायरेक्शन चेंज होगा, माइलेज खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है, ट्रक वालों के लिए बहुत बड़ा हेडेक है। वो एक्चुअली अच्छा पार्शियल लोडिंग पे रहे या फुल लोडिंग पे रहे, बहुत अच्छा माइलेज मिलता है। खाली में वो सोचेंगे ना, भैया आपका ट्रक हल्का हुआ, कहाँ आपका ट्रक 16 टन का खाली चलता है और 60 टन का फुल्ली चलता है। उस 16 में ज़्यादा ही तेल खाने लगता है, ज़्यादा एज इन प्रोपोर्शनेटली। भैया आप तो सोचोगे कि भैया हल्का है, उड़ना चाहिए, नहीं। अगर आप ये करते हो, टॉर्क घटाने लगते हो, तेल ज़्यादा खाने लगता है। उसका स्वीट स्पॉट है, आपको वहीं रखना है। इंजन रह नहीं सकता है, बोल रहे हैं इंजन रियल लाइफ में ये फिजिक्स पे चलता है। ये फैक्चुअल बात है, सच है, टेस्ट कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। लेकिन जो रियल वर्ल्ड ड्राइविंग कंडीशन है वो आपका इंजन को ढिंकिच का करता है, इसीलिए आपको और हमें माइलेज नहीं मिलता है।
तो यहाँ पे हम लोग करना क्या है, यहाँ पे हम लोग को इंजन को लेना है और डिस्कनेक्ट कर देना है, हटा दो, चीर दो, बेसिकली डिस्कनेक्ट कर दो रोड को। तो चलाएगा क्या, वो जनरेटर को चलाएगा। जनरेटर का क्या फायदा है, उसको आप पीक लोडिंग फिक्स कर सकते हैं कि भैया तुमको हम इतनी टॉर्क देंगे। जैसे इस इंजन का टॉर्क लोडिंग है 70 न्यूटन मीटर, हम उतनी टॉर्क देंगे। कितना आरपीएम पे, 2600 आरपीएम, हम उतना ही देंगे। जनरेटर 2600 आरपीएम पे चलेगा और उतना टॉर्क लोडिंग करेगा। मतलब टॉर्क कैसे कंट्रोल करते हैं, वो इससे कंट्रोल किया जाता है, मैग्नेटिक फीडबैक से आप कंट्रोल कर सकते हैं कितना वो ले रहा है। तो आप एकदम स्वीट स्पॉट पे कर सकते हैं। और ये ऑन ऑफ वाला भी नहीं होगा, स्टार्ट हुआ स्टॉप होना, ना गियर बॉक्स है ना क्लच है, कुछ नहीं, बस स्टार्ट होगा, आराम से जाएगा आपका स्वीट स्पॉट पे और वहीं पे बिजली बनाता रहेगा। बिजली जाएगा आपका बैटरी में। बैटरी आपका रिजर्वायर, जैसे आप देखिए नदी में पानी अप डाउन आता रहता है, कभी बहुत आ रहा है कभी कम आ रहा है, तो हमें बिजली 24 घंटे कैसे मिलती है, क्योंकि रिजर्वायर स्टोर कर लेता है कि सर ठीक है ना, गर्मी में आपका घट जाएगा, रिजर्वायर ठंडा हो जाएगा, रिजर्वायर थोड़ा सा डिप्लीट करके आपको संभाल लेगा, और जब बारिश में होने लगेगा तो ओवर प्रोडक्शन करके क्या करेंगे, वो स्टोर कर लेगा। तो ऐसे ही करके बैटरी वो करता है। ठीक है, आपका इंजन था, इंजन जनरेटर चल रहा है, जनरेटर से आपने उसको एनर्जी स्टोर, अब वो मोटर पर चलाएंगे। अब रहा बात, आपके दिमाग में ये आ सकता है कि इतना लंबा रास्ता से आएंगे, ज़्यादा वेस्टफुल नहीं हुआ, नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि रियल लाइफ में ये होता है। जैसे ही आप उसे फ्लोट करा देते हैं, इफिशिएंट हो जाता है, इंजन सेम आरपीएम पर रुक जाता है, इट्स लाइक ठीक है। तो आपका जो कन्वर्शन इफिशिएंसी है, फ्यूल टू इलेक्ट्रिसिटी, वो ज़्यादा यूजफुल होता है। और रहा बात इलेक्ट्रिकल टू इलेक्ट्रिकल इफिशिएंसी, यानी कि जनरेटर बनाएगा कितना इफिशिएंट है, कन्वर्टर कितना इफिशिएंट है, बैटरी कितना इफिशिएंट है, फिर बैटरी से दोबारा डीसी टू एसी कन्वर्टर जो चाहिए मोटर ड्राइवर के लिए, वो कितना इफिशिएंट है, ये सब बहुत इफिशिएंट हो चुका है। मतलब 95 से नीचे अगर आप जा रहे हैं तो सर आप कचरा खरीद रहे हो, तो बहुत इफिशिएंट है। अब क्या किसी ने इसको रियल लाइफ में यूज़ किया, 100 साल से यूज़ कर रहे हैं। बस अंतर यह है कि अब ये इतना सस्ता हो गया है और इतना छोटा हो गया कि रोड गाड़ी में डाला जा सकता है। जैसे कि आपका लोकोमोटिव जो है कैसे चलता है, डीजल पे चलता है, नहीं पागल है क्या, खराब हो जाएगा। तो डीजल इंजन चलाता है अल्टरनेटर, अल्टरनेटर बनाता है बिजली, बिजली जाता है मोटर में, मोटर चलाता है आपका डीजल लोकोमोटिव। ये 100 साल से हम लोग ऐसा कर रहे हैं। क्यों, गियर बॉक्स टूट जाता है, गियर बॉक्स, और अगर गियर बॉक्स आप बनाए, कुछ कुछ ट्रेन में हाइड्रोलिक गियर बॉक्स शुरू में ट्राई किया जाता था, इतना तेल जलाता था, इतना तेल जलाता है, इसको लोग प्यार से छोड़ दिए। ये क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें इंजन का आरपीएम फिक्स्ड है कि सर अगर मान लीजिए डिज़ाइन किया गया 2500 आरपीएम, वो 2500 आरपीएम पे ही रहेगा, उसको लोड लेना ही नहीं है। अब बोलेंगे तो मोटर अलग अलग स्पीड कैसे देता है, मोटर पे आप बिजली डाल रहे हो, अगर आपका ट्रेन हल्का है, जैसे मान लीजिए काफ़ी कोच खाली पड़े हुए हैं, ट्रेन स्पीड ज़्यादा पकड़ लेगा, अगर कोच में लोडिंग है ट्रेन स्पीड कम रहेगा। इंजन जो कहते हो रहेगा, इंजन सर हमने तो इसीलिए आप लोग देखते होंगे जो लोकोमोटिव के वीडियो कभी देखे होंगे, लोकोमोटिव नॉच में डालते हैं, इंजन सबका सेटिंग उस तरह का नहीं है, एक्सीलेटर वहीं टोक्यो ड्रिफ्ट नहीं, रुके रहो, हो गया सही स्पीड बढ़ा दो, और कुछ नहीं करना है। और बाय द वे बड़े बड़े माइनिंग डंप ट्रंक्स में भी वही यूज़ होता है। उतना मतलब शुरू में ट्राई किया जाता था कि हम प्लानिटरी गियर बॉक्स देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, शांति समझ में आया, मोटर डालो खुश रहो, उसमें भी तेल बचने लगा। अब बुलडोज़र है, ये तो अभी ताज़ा ताज़ा रहा है, ये एक्चुअली 10% आपका तेल बचा देगा। इसमें तो बैटरी भी नहीं है बाय द वे, ये तीनों में बैटरी नहीं है, तब ये 10 से 65% बचा लेते हैं, क्योंकि आप इंजन को ये ढिंकी चिका की जगह, भैया तुम एक ही जगह रहो जहाँ के लिए बने हो, वो ज़्यादा इफिशिएंट होता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप सोचोगे ना कि मेरे पे इंजन पे टॉर्क है, हम लोड हटा देते हैं एकदम इफिशिएंट हो जाए ना, तेल जलाने लगेगा। इसीलिए इंजन आइडल शुरू में कीजिए, इंजन स्टार्ट करते हैं इंजन आइडल रखना चाहिए ताकि एक बार ऑयल लुब्रिकेशन स्टार्ट हो जाए, उसके बाद उसको आइडल रखिएगा, वो तेल जलाने लगेगा, गुस्सा में जलाएगा। तो ये सब हो चुका है, ये मैं समझना बहुत जरूरी है। जो साइंस और फिजिक्स है इसका सॉर्टेड है, टेस्टेड है 100 साल से। बस अब ये, और पहली बार तेल इतना महंगा था नहीं, मैं ही स्कूल में था तो 40 रुपये में आता था, तो तेल उतना महंगा नहीं था कि वो उसको बचाने के लिए उतना ध्यान दे। क्योंकि समझिए 1993 में टोयोटा और होंडा 1998 में ये सब बनाना शुरू किए थे सिविलियन गाड़ी में। बड़े बड़े चीज़ में तो बहुत पहले से है, लेकिन सिविलियन में वो इसी टाइम में है। तो रहा बात कि क्या ये कोई कर रहा है, हाँ सबसे पहला सीरियस प्लेयर है इसका एडिसन। यहाँ पे समझिए कि इनको एक चीज़ समझ में आया कि वोकेशनल ट्रक को कोई इलेक्ट्रीफाई नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रीफाई करने के लिए सब लोग बल्कि हल्ला कर दे रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रीफाई तभी तक हो सकता है जब तक आप उसमें हो कि हाँ भैया हम एकदम हाईवे टू हाईवे में हैं, आप चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हर जगह रख रहे हो। ये बंदा है लॉग लोडर, यानी कि लकड़ी काट काट के लाते हैं। अब मत पूछिए कि कनाडा में और अमेरिका में लकड़ी से घर क्यों बनता है, बनता है तो बहुत दूर दूर जाके पेड़ काट काट के लाते हैं। ठीक है, अब दिक्कत है कि वो रिमोट एरिया है, और रिमोट एरिया चेंज होता रहता है कि मतलब आज इस जगह से काटा गया, कल उस जगह से काटा जाए, ऐसे ऐसे खूब होता रहता है। तो भैया काम कैसे चलेगा, उतना रिमोट एरिया में आपको पावर ले नहीं जा सकते। और हाँ, ट्रक के लिए जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो नहीं ले जाया जा सकता है, क्योंकि नॉर्मल आपका 11 किलो वोल्ट का जो लाइन आता है वो ज़्यादा दूरी के लिए नहीं बना है। 33 थोड़ा दूर जाएगा, 137 थोड़ा दूर जाएगा। तो आप ये सब जहाँ पे जाता है, ये सब वोकेशनल ट्रक, वो सब आउट ऑफ एरिया, यानी कि सब स्टेशन से आपको ऑलमोस्ट 200 kV का लाइन खींचना पड़ेगा।
लुट जाइएगा वहीं पे। दूसरी बात, कितना बड़ा ट्रांसफार्मर चाहिए, मेगावाट, जैसे इंडिया में वॉल्वो उतारा है कि हम आपके लिए इलेक्ट्रिक ट्रक बनाए, 800 यूनिट का है, 1.2 मेगावाट का चार्जिंग खा सकता है। सर कभी आपने ध्यान से देखा है 2 मेगावाट का ट्रांसफार्मर कितना बड़ा होता है? और वो अमेजोन पे 24 आवर डिलीवरी में नहीं मिलता है, 2 साल लगते हैं ऑर्डर प्लेसमेंट के बाद। तो वो प्रैक्टिकल नहीं, हल्ला कर देना, गांजा फूक लेना अलग बात है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है, नहीं हो सकता अभी। तो ये चूंकि वो काम करते हैं इस फील्ड में, वो देखें जाके, सर वहाँ रोड तो आपने बनाया नहीं है, आप बनाने जा रहे हो इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सब फूकना बंद करो। तो इनको समझ में आया कि वहाँ पे टफ चीज चाहिए कि सर इस पर हम भरोसा कर सकें। तो हिसाब वही है कि हम कंपनी ही बना देते हैं। तो इन्होंने मार्क 1 बनाया, और लॉजिक इनका सीधा है कि हम बैटरी रखेंगे, लेकिन बैटरी छोटा रखेंगे, क्योंकि क्यों, बहुत बड़ा बैटरी रखोगे बैटरी का ही वजन भारी रहेगा, और ट्रक में आपको कैरी करना है। ये नहीं करना है इलॉन मस्क वाला कि सरकार से सब्सिडी निकाल लो, फिर सरकार को बोलो सरकार हम आपकी तेल ले लेंगे, आप एक काम करो आप मरवा दो। तो क्या करेंगे, सरकार बोलेगी हाँ देखिए 60 टन से ऊपर लोडिंग नहीं होना चाहिए, उसको हम ओवरलोडिंग कहेंगे, लेकिन ये बैटरी ट्रक है 100% यूजलेस है, तो इसको हम 65 टन तक कर देंगे, ताकि रोड की ले ले, ताकि ब्रिजेस की ले ले, ताकि आप वैट लगा दें, और उसको आप लोग सपोर्ट करोगे। तो ये सबको पता है, इसके पास तो वो है नहीं, तो इसको वजन कम रखना है। तो सारा चीज देख के इन्होंने बना। और हाँ ये मैं कह सकता हूँ कि ये पूरा स्टार्ट टू फिनिश यूट्यूब पे इनका है, स्टार्ट टू फिनिश। मैं पिछले 3-4 साल से मैं ही देख रहा हूँ, और आई थिंक 5 साल का टोटल जर्नी है, पूरा है। और एक एक चीज़ दिखा रहेगा। एक्चुअली लॉजिक है कि सेम सीरीज हाइब्रिड पर चल रहे हैं, और फायदा कि अगर आपका मान लीजिए चार्जिंग स्पॉट है, इसका ये फायदा है रिटर्न टाइम में बैटरी पे चल के आ जाते हैं, और जब इंजन चालू भी करना रहता है तो इंजन चालू होता है, पीक लोड पे जाता है, चलता रहता है बैटरी को, फिर बंद हो जाता है, इंजन बंद, इंजन खाली में ड्रिल नहीं होता है। तो इन्होंने कंपनी बना दी है, और एफर्ट खूब यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे खूब शेयर किए, तो काफ़ी इंटरेस्ट आया। मतलब जिनको भी समझ है, जिनको भी बुद्धि है, ट्रक वालों का, मार्केटिंग वालों का नहीं, ब्रेन डैमेज वालों का नहीं, इलॉन फैन का नहीं, जिसको एक्चुअली समझ है कि ट्रक क्या चीज़ है, तो उसको सबको इंटरेस्ट आ गया, और लोगों ने पैसा देना शुरू किया, सपोर्ट करने लगे, स्केल अप हो गया। यानी कि एक शहर में ये बनाना चाह रहे थे, वहाँ परमिटिंग में पैसा, दूसरा शहर बुला लिया, सर आप हमारे पास आइए, हम परमिटिंग करवाते हैं, सॉर्ट करवा दिए इसको। और ये सारा है बिहाइंड द सीन, सारा अवेलेबल है, और इनको ब्रेन डैमेज नहीं है। यानी कि बहुत सारे स्टार्टअप देखेंगे, स्टार्ट होने से पहले ही हम सब डिलीवर कर देंगे। लाइक है, जैसे इससे पहले अपन निकला ट्रक करके एक उठाया था, जो हाइड्रोजन पे वीड फूक रहे थे, हाइड्रोजन ट्रक देंगे, बिलियंस डॉलर्स का वो उठा लिए कॉन्ट्रैक्ट, गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट उठा लिए, और फिर बाद में बोले जाओ तेल लेने। बाय द वे वो अब इलेक्ट्रिक ट्रक बना रहे हैं। तो इनका था कि भैया हम बनाए, है छोटी सी कंपनी, कुछ ही लोग हैं, तो इनका कि भैया हम पहले 5 बनाएंगे, ये 5-6 जो बना रहे हैं, ये 5-6 को बना के पहले टेस्ट कराएंगे 1-2 साल तक, उसमें हम सारा चीज़ सॉर्ट कर लेंगे कि क्या ये काम करता है कि नहीं, कि गांजा फूक रहे हैं। जब वो सारा सॉर्ट हो जाएगा, तब हम पब्लिक के लिए बैच बाय बैच बनाना शुरू करेंगे। और हाँ, वोकेशनल ट्रक उतना नहीं बिकता है, वो मतलब कि एक बार बनाया जाता है तो 50-60 साल तक लोग घसीटते हैं, तो ऑब्वियसली उसमें उनके पास टाइम है कि उतना नहीं बनाना है। और मार्केट में इनका ये हो गया कि इनका जो फिलॉसफी है वो वाला नहीं कि हम कस्टमर की ले लेंगे, वो नहीं है फिलॉसफी। इनका है कि सर आप ट्रक ले रहे हो, लाखों का इक्विपमेंट है, करोड़ों का इक्विपमेंट है, हम आपकी नहीं लेंगे। मतलब कि इसमें जितने भी एयरलाइंस हैं वो स्टील रबड़ वाला एयरलाइंस है, प्लास्टिक वाला नहीं। क्यों, प्लास्टिक वाला थोड़ा दिन में लीक करने लगता है, ये लोग यूज़ करते हैं रोड में, बोलते हैं सर 5 साल के अंदर वो लीक करना शुरू कर ही देगा, फिर आप थक जाइएगा उसको ठीक करते करते। इनका नहीं सर, ओल्ड स्कूल डालेंगे। कैसे पता ओल्ड स्कूल चलेगा, वो चलता आ रहा है 50 साल से, 50 साल का डेटा है हमारे पास कि वो नहीं बिगड़ता है। और उसमें लाइंस में भी ये नहीं करेंगे, कटौती नहीं करेंगे, एप्पल वाला कटौती नहीं करेंगे। सर लैपटॉप खोलते हो ना, उसमें हिंज होता है, उसमें फ्लेक्स केबल डाला जाता है। तो जो नया सीईओ है, तो जो अभी छोड़ा है, वो क्या बोला ना, उसको फ्लेक्स केबल को छोटा कर दो, उससे थोड़ा सा कितना आधा सेंट पैसा पर लैपटॉप बचेगा, और उसके बाद सारा लैपटॉप खराब होना शुरू हो गया। फ्लेक्स केबल जानबूझ के बफर दिया जाता है, बोले नहीं नहीं उसको भी काट लो, उसमें पैसा बचेगा। ट्रक सब में जो एयर बैग्स का लाइन होते हैं उसमें भी बहुत कटौती होता है, इन्होंने सब में बढ़ा दो, बफर दो, ताकि आपको जब रीटर्मिनेट, जैसे मान लीजिए टूट गया, क्रैक हुआ, होगा ही, आज नहीं तो कल होगा, वो होगा, काटिए फिर से रीटर्मिनेट किया, उतना ये स्लैक रहेगा कि आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारा ऐसा फिलॉसफी यूज़ किए, जो लोग ट्रक चला रहे हैं उन बोले कि भैया इसको समझ है ट्रक का, क्यों, क्योंकि ये ट्रक चलाता है, तो ऐसा ट्रक बना रहे जिसमें इंटरेस्ट है। तो लोग सीधे बोले सर आप मैकेनिकली बनाओ ना, हाइब्रिड वाला तो ऑब्वियसली महंगा होगा, आप सिर्फ मैकेनिकल बना दो, ये नौटंकी वाला मत बनाओ, जिसमें सब प्लास्टिक वाला लाइट नहीं रहे, जो पुराना ओल्ड स्कूल वाला ग्लास लाइट, और वो भी फिक्स्ड यूनिट। ये लीजिए, आप बोलेंगे फिक्स्ड यूनिट का ट्रक लाइट क्यों होता है, वो वर्ल्ड वार 2 का बात है। अमेरिका को समझ में आया कि अगर मान लीजिए जर्मनी पहुंच गया अमेरिका तक, बम्बार्डमेंट शुरू कर दिया, तो इनका सारा पार्ट सप्लाई चुक जाएगा, तो
बहुत टाइम उस टाइम अमेरिका बहुत सक्सेसफुली ग्रो कर रहा था, तो उनको हिसाब आया कि सबको स्टैंडर्डाइज करो, एयरलाइन सबका सेम होना चाहिए। ट्रक 100 कंपनी बना रही है, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सबका एयरलाइन सेम होना चाहिए। सब चीज़ को स्टैंडर्डाइज कर दिया। हेडलाइट है, 25-26 कंपनी है जो हेडलाइट बना रही है, और सबका इंटर कंपैटिबल है, वोल्टेज भी सेम है, साइज भी सेम है। तो वो ऐसा कर दिया कि एकदम टेंशन ही नहीं लेना है। वो रिसेंटली वो लॉ हटाया गया, जो कि नहीं सर, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का सारा चीज़ इंटर कंपैटिबल होना चाहिए। तो इनका है कि सर लॉ आपने हटा दिया, लेकिन प्रोडक्शन अभी भी है, तो हम वही यूज़ करते हैं। सो लैम्प सब जो आप देख रहे हैं वो सारा यूनिट लैम्प है, खरीद के लगा दीजिए। वो कस्टम प्लास्टिक मोल्डिंग वाला ताकि हम आपकी ले लें, वो सब नहीं है। ग्लास जो प्लेट यूज़ कर रहे हैं वो फ्लैट है, क्यों? ताकि आप कहीं से भी ग्लास कटवा लो। अब बोले नहीं कर्व से एरोडायनेमिक होता है, सर वो ट्रक है, एरोडायनेमिक का फर्क नहीं पड़ता है। पीछे आप लॉक जो ले जा रहे हैं वो ज़्यादा एरोडायनेमिक ड्रैग है, ना कि आपका कर्व प्लेट। तो कर्व प्लेट देते क्यों? ताकि कस्टमर की ले सके। तो वो सारा चीज़ हटा दिए। पब्लिक बोला सर आप हाइब्रिड बनाओ बनाओ, लेकिन हमारे लिए बेसिक ट्रक बना दो कि सारी कंपनी खत्म हो गई। और कनाडा में 3-4 बड़ी कंपनी होती थी, सब खत्म हो गए। तो इनका कि नहीं, हम अब बनाओ। काफ़ी डिमांड आया, मार्केट का डिमांड आया, इन्होंने पूरा करना शुरू कर दिया। और गवर्नमेंट फिर बोलती कि नहीं सर आप तो देश का समाधान कर दोगे, तो हम ब्लॉक कर देते हैं आपको। तो गवर्नमेंट इनको ब्लॉक कर दिया कि तुम हाइब्रिड नहीं बना सकते हो। ये हो रहा था जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, कुछ ही मिनट पहले ये आया है कि अब ये सीरीज हाइब्रिड बना सकते हैं। अब रहा बात की दिक्कत क्या था? दिक्कत ये था कि गवर्नमेंट ने बोला कि देखिए सर आप ले रहे हो जनरेटर इंजन। जो भी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है इंजन, जैसे कि अगर आप टाटा का ट्रक देखते हो तो टाटा थोड़ी बनाता है, आप खोल के देख सकते हैं कौन कौन पार्ट किस समय है। जैसे कि इंजन देखिएगा वो इसका रहता है, सॉरी कमिंस का रहता है। तो जैसे कमिंस इंजन बना रहा है, ये भी कमिंस का ही इंजन लिए हुए हैं। तो कमिंस का इंजन पहले से सर्टिफाइड है, वो कमिंस की डिपार्टमेंट है कि सर हम इंजन बेच रहे हैं ना, वो हम सर्टिफाई कर देंगे आपको। जो भी जैसे इंडिया में BS5 हो जाए, यूरोप में यूरो 6 हो जाए, आप अमेरिका में जाइए तो उसका EPA आई थिंक ऐसा अगर कुछ है, वो सब सॉर्ट कर देंगे। तो रहा बात, उन्होंने सॉर्ट कर दिया, कमिंस ने सॉर्ट कर दिया, कमिंस ने आपको बेच दिया, ठीक है। अब आप बोल रहे हो कि इसको हम ट्रक के ऊपर लगा देंगे, एज ए जनरेटर चलाएंगे, ठीक है। सरकार बोल रही है नहीं सर वैसा नहीं करो। क्यों? सर इंजन तो आपका रोड सर्टिफाइड नहीं है। सर वो रोड चला ही नहीं रहा है, वो चक्का से थोड़ी जुड़ा है, गियर बॉक्स तो है भी नहीं उसमें। तो नहीं नहीं सर हम आपकी लेंगे नहीं तो मजा कैसे आएगा? तो उसी के लिए रोक रहे थे। बट ये समझना बहुत चाहिए, ये कंपनी को मैं कहूँगा इन्होंने पब्लिक आउटरीच इतना अच्छा किया था। कनाडा में हर किसी को बोला भैया तुम ईमेल करो तो अपने उसको कि भैया ये हमारे पास ट्रक नहीं है, हमारा खाना पीना महंगा होते जा रहा है, आप सोल्जर्स लोग को संभाल नहीं पा रहे हो, आप ये कर रहे हो कि तुमको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस है, ऊपर भेज दो अपने आप को। कनाडा में फ्री हेल्थ केयर है। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि समस्या बहुत ख़राब है। तो लोगों को ये सीधा बोले कि आप लोग सपोर्ट कीजिए, आपके इलेक्टोरेट हैं। तो मतलब ऑलमोस्ट 2 साल से मैं देख रहा हूँ सब पे ये कर रहे हैं, फाइल कीजिए, ईमेल कीजिए, बोले कि क्यों रोक रहे हो इसको। तो वो सब लगभग 2 साल किया गया, और ये काफ़ी सक्सेसफुल होने के बाद, मतलब बाय द वे पार्लियामेंट गए कि इसलिए क्या गांजा फूक रहे हो सर, मतलब कि इंजन सर्टिफाइड नहीं है। इसलिए सर इंजन चक्का का नहीं चला रहा है ना, वो जनरेटर चला रहा है, और जनरेटर के लिए हमने सर्टिफाई किया है, वो कमिंस ने करके दे दिया, स्टैंप है। अगर नहीं मैच होता है तो कमिंस का हेडेक होगा, इनका नहीं होगा। और ये स्टार्टअप है, ये नहीं अफोर्ड कर सकते कि मतलब बहुत बड़ा जो रीसर्टिफिकेशन खर्चा होगा वो बड़ी कंपनी का। जैसे कि अगर मान लीजिए ये ट्राई करता है आपका टेस्ला, मान लीजिए अगर हाइब्रिड ट्राई करता है तो वो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं अफोर्ड कर पाएंगे ना। तो वो सबको लड़ाई झगड़ा करके काफ़ी है तौबा करने के बाद फाइनली अप्रूवल मिला। जिस टाइम में ये वीडियो सिर्फ उसी लिए कि इनको अप्रूवल मिल गया। गवर्नमेंट रोक रही थी कि भैया तुम देश का समस्या सॉल्व कर दोगे कैसे काम चलेगा। अब बाय द वे मैं एकदम क्लियर हूं, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल में आपने देखा कि इतना बिलियंस ऑफ डॉलर कोई तेल पे फर्क नहीं पड़ा। ये अगर चलने लगा, मतलब मान लीजिए कल को भारत सुधर जाता है कि नहीं हम गांजा नहीं फूकेंगे, हम देश को आगे ले जाएंगे, सीरीज हाइब्रिड अगर हम लोग रोड पे उतारना शुरू है, 5 साल के अंदर देश का डीजल कंजम्पशन 10 से 15% तक घट जाएगा। और जैसे जैसे उसका और रिफाइन होते जाएगा, आप आराम से 35% तक घटा सकते हैं, और आपको बिलियंस ऑफ डॉलर सब्सिडी भी नहीं देना होगा। तो ये इन्होंने बहुत प्रेशर डाला, ये बोला पूरी इनकी टीम जा जाके की और सक्सेसफुली कर लिया। तो रहा बात आगे क्या उम्मीद है, तो हिसाब ये समझिए यहाँ पे ट्रंप जी का बहुत फायदा हुआ। ट्रंप ने मिसाइल मार दिया था कनाडा पे टैरिफ करके, और ये दूसरी बात थी क्योंकि कनाडा में अब कोई ट्रक कंपनी नहीं है, और ट्रक के बिना देश चलता नहीं है। ट्रक तो उनको लाना पड़ रहा था अमेरिका से, तो अमेरिका बोला था हम तो आपकी ले लेंगे, ट्रंप जी ने बोला हम आपकी ले लेंगे। तो तब इनको हो गया कि मतलब अब 2 तरफ से प्रेशर हो गया ना। मतलब वो लोग एक्चुअली अपने देश को इसलिए बेच खा रहे थे कि अमेरिकन बिजनेस मेकर इनको सपोर्ट कर रहे थे कि भैया तुम देश बेच खाओ। अब रहा बात कि वो नहीं कर पा रहे, कोई ट्रंप बीच में रोक दिया, तो ठीक है भैया तुम तो हमें खिला नहीं रहे हो, हमारे अपने देश वाले हमें काट के खाने पे आ जाएंगे, तो ठीक है इनको निपटा दो। तो हम एकदम कहिए ट्रंप का लॉन्ग टर्म में ना बहुत अच्छा नाम होने वाला है। आज सब लोग गरियाएंगे, लेकिन 25 साल बाद सब लोग भाई ट्रंप ने क्या सॉल्व किया, ट्रक बनवा दिया सीरीज हाइब्रिड, क्योंकि उसी से तेल घटेगा, उसी से प्रदूषण घटेगा। इलेक्ट्रिक वाला से सिर्फ गांजा फूकेंगे। तो ये
होता ही नहीं, गवर्नमेंट एक्शन लेती ही नहीं। अगर ये रहता अमेरिका और कनाडा का रिश्ता अच्छा रहता, उसमें टेरिफ मिसाइल नहीं मारा जाता, लेकिन मिसाइल मार दिया, थोड़ा सा हड़कंप मच गया, इनको प्रूफ कर दिया। अब रहा बात क्या इंडिया में कुछ हो रहा है? हाँ, इंडिया में ये बंदे हैं, मैंने इनके साथ ऑलरेडी इंटरव्यू कर चुका हूँ। ट्रोमस ईवी करके ये भी बना रही है, देखिए जनरेटर लगा दिया। आप सोचिए ये जनरेटर आप खरीद रहे हैं, भारत सरकार इसे सर्टिफाई कर रहा है, आप इसको ट्रक के ऊपर रख दिए हैं, और ऐसा नहीं कि चक्का चला, देख सकते हैं पूरा जनरेटर लगे। अब आप बोलोगे यहाँ इस वाले जनरेटर का नहीं, टेस्टिंग के लिए ऐसे ही किया जाता है, वो कोई खरीद के अंदर नहीं लगाएगा। तो यहाँ पे कर रहे हैं, अब इसमें सरकार बोले नहीं 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 ऐसे नहीं कर सकते, इसको रीसर्टिफाई करो। अब छोटी कंपनी नहीं रीसर्टिफाई कर सकती। आरी से मैं बात कर रहा हूँ, इंजन के लिए बात कर रहा हूँ, भाई ये मुंह ऐसा खोलते हैं इसलिए सर क्या है, बच्चे की जान लोगे? टाटा से हमने बात किया था, वो भारत मोबिलिटी एक्सपो में बोले नहीं वो तो हमारे इंटरनल इंजन के लिए। हम बोले सर इतना तो मत बोलो ना सर, कब से कमिंस इंडियन हो गया, थोड़ा गलत बात है। तो वही समझिए, ये जो चेस बार्बर है, बाय द वे ये टेस्ला सिमी और बुक किए हुए हैं, इनका नंबर 25 है, तब से बुक किए हुए हैं। इनके लिए ज़्यादा आसान था कि भैया वो जब तक डिलीवरी होगा, जब तक वो हमारी लेंगे, तब तक हम कंपनी बना देते हैं, ट्रक बना लेते हैं और ट्रक सेल करना शुरू कर। बेसिकली वो गवर्नमेंट से भी लड़ लिए उतने टाइम में, फैक्ट्री बनाने पे आ गए, गवर्नमेंट से लड़ लिए, सारा अप्रूवल निकाल लिए। ज़्यादा आसान है। तो अब ये इंसानियत के पास चॉइस आएगा, या तो हम लोग शुद्ध गांजा फूकें, जो कि बोल रहे हैं 18 साल का हम आपको डेटा दिखा रहे हैं, 15 साल का फैक्चुअल डेटा है, और उसके बाद भी अगर आप लड़ना चाहते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं फैक्ट दिखा सकता हूं, आप इग्नोर करना चाहते हैं तो कीजिए, आप चाहते हैं कि अमीर लोग और अमीर बन जाएं, आप भूखे मर जाएं, आपकी चॉइस है। आप गांजा फूकना चाहते हैं कि भैया हम एथेनॉल लगा के करेंगे, और फिर बाद में रोइएगा सर खाना महंगा हो रहा है, ऑब्वियसली होगा। मैं इसीलिए 7 साल से मैं चिल्ला रहा हूँ किसी भी बायोफ्यूल से नहीं। अभी सब हल्ला कर रहे, अरे एक स्कैम हुआ है कि इसमें 10,000 लीटर लगता है तेल भरने में। रूट ऑफ डीजल को पता था, हेनरी फोर्ड को पता था, एक्वा मरीन स्पीशीज प्रोजेक्ट 1975 में किया गया था, उसमें पता था। आप लोग पढ़ते क्या हो इंटरनेट पे, देखते क्या हो इंटरनेट पे? कॉर्न के सिवा भी बहुत चीज है इंटरनेट में। तो कॉन्टेक्स्ट वही है सीधा सीधा, कि अगर इंडिया वही गांजा फूकता रहा कि नहीं हम फुल इलेक्ट्रिक करेंगे, बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में भी आपको सब्सिडी देना पड़ेगा, चार्जर में भी सब्सिडी देना पड़ेगा, ट्रक्स में भी सब्सिडी देनी पड़ेगी, फिर तेल खरीदने में भी सब्सिडी देनी है, फिर आपने कस्टमर की ले लेना है, फिर आप पब्लिक को बोलोगे सर दूध 100 रुपया लीटर हो जाएगा, पनीर रोल 5,000 रुपया लीटर हो जाएगा एक पीस। तो ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे बोल रहे हैं ये ट्रक, वही टाटा का ट्रक के साथ एक्सपेरिमेंट किया था, 22 किलोमीटर पर लीटर आया, आराम से आप ला सकते हैं, आराम से। इंजन बहुत इफिशिएंट है, उस स्वीट स्पॉट में रुक नहीं सकता बिना बैटरी के, तो ये रोक देने वाला काम कर रहे हैं। तो वही देखिए, ये हमारे पास चॉइस है। मैं बहुत खुश हूँ इससे। ये दूसरा चीज़ है जो मुझे थोड़ा सा होप दिया कि कल का भविष्य पूरी तरह से आग नहीं लगेगा। एक फ्रेमवर्क लैपटॉप से, और एक तो ये, मैं मनाता हूँ ये सक्सेसफुल हो जाए। इनका भी वही है कि आरी से बात कर रहे हैं, इसलिए कभी कभी ट्राई कीजिएगा इंजन बनाने का। मैं कर रहा हूँ ना, इसलिए बताता हूँ। ये तो मतलब ट्रक बना रहे, मैं इंजन बना रहा हूँ कि भैया भारत में सब चीज़ बाहर से आ रहा है, हम इंजन बनाते हैं। इसलिए एक बार उनसे बात करना पड़ा, इसलिए पूरे किडनी बेचवा दोगे, मेरे पूरे टीम का किडनी बेच देंगे तो भी नहीं पैसा आएगा, टेस्टिंग के लिए नहीं आएगा, सर्टिफिकेशन तो छोड़ दो। तो उम्मीद वही है कि ये सक्सेसफुल होंगे। और इसका एक दूसरा फायदा है, बोलेंगे ट्रंप ने तो कनाडा का फायदा कर दिया, अमेरिका का नहीं, अमेरिका का भी फायदा होगा। एक बार अगर ये सक्सेसफुल हो गया, एक्चुअली डिलीवरी देने लगे कि नहीं सर, और लोग का तेल बचने लगा कि सर तेल बच रहा है, और चूंकि इन्होंने हार्डवेयर ऐसा नहीं बनाया कि सर हवा लग गया तो खराब हो गया, जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ी से जहाँ पे भी लोगों का थोड़ा सा भी एक्सीडेंट होता है, जैसे कि मेरे हो चुका है। आप लोग अगर मेरे फॉलो करते रहोगे देखे रहोगे कि मेरा एस्प्रेसो को ट्रक ने चुम्मी मार दिया, गया साइड वाला गया, गाड़ी चल रहा था, तब भी गाड़ी आराम से चल रहा था, हम आराम से उसको ले गए, उसी टूटा फूटा हालत में उसको सर्विस सेंटर ले गए, रिपेयर होके आ गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक रहता तो काम खत्म, क्योंकि हाई वोल्टेज बैटरी डिस्कनेक्ट हो जाता। जहां वो डिस्कनेक्ट हुआ, अब आप उसे सिर्फ टो कर सकते हैं। एक बार ये एक्सपीरियंस होगा इलेक्ट्रिक गाड़ी में आपके पास, दोबारा आप इलेक्ट्रिक पे हाथ नहीं लगाएंगे। इसीलिए बोल रहे इलेक्ट्रिक बेचना बंद हो जाएगा 5 मिनट में, जिस दिन सब्सिडी हटा। और मुझे को समझ नहीं आता ये जो BE6 ये सब बना रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा बैटरी क्यों? ओ सरकार ने बोला जितना किलोवाट आवर ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा हम सब्सिडी देंगे। 1,000 रुपये पर यूनिट पे शायद दे रहे हैं सब्सिडी, या 10,000, आप लोग गूगल कर लो। तो कॉन्टेक्स्ट वही है कि सिर्फ सब्सिडी पे वो चल रहा है, इसीलिए हमारा तेल भागते जा रहा है और हम लोग और गरीब होते जा रहे हैं, क्योंकि तेल के लिए भी पैसा देना पड़ रहा है, सब्सिडी के लिए भी पैसा देना पड़ रहा है, और हमारी LV लग जा रही है। और हमें गाड़ी अभी ऐसा में रखे हवा लग गया तो होगा। अब वहीं सीरीज हाइब्रिड रहेगा, मान लीजिएगा बैटरी डिस्कनेक्ट हो गया तो एटलीस्ट जनरेटर डायरेक्टली चला पाएगा। हाँ स्लो स्पीड रहेगा, वार्निंग लाइट रहेगा, बट आप चिपकेंगे नहीं, चलते रहेंगे। तो उम्मीद मेरे को बहुत है, मेरे को उम्मीद है ट्रोमस ईवी इंडिया में ये संभाल लें, मैं चाहता हूँ ये कनाडा संभाल लें, और 1-2 बार अगर लोगों को दिखने लगा अच्छा कुछ हो सकता है, सिर्फ गांजा नहीं फूक सकते हैं, कुछ एक्चुअली कर सकते हैं कि तेल बच सकता है, लाइफ आसान हो सकती है, तो लोग शायद करने लग जाएंगे। उम्मीद तो है। तो ये मेरे को थोड़ा सा खुश किया कि तो बात वही है कि आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल ही बनाना है, बस बैटरी छोटा कीजिए,
सब्सिडी का बैटरी मत दीजिए, छोटा बैटरी दीजिए जो अफोर्ड करे, जिसको एक्चुअली ऐसा हो कि ठीक है सर 10 साल यूज़ कर लिए, बैटरी घिस गया, बदल दो। अभी तो बैटरी बदल ही नहीं सकते क्योंकि बैटरी ही गाड़ी है, बैटरी में आपने चक्का लगा दिया है, वो नहीं सर, छोटा सा बैटरी रखो। कितना यूनिट का? 20-25 से ज़्यादा का ज़रूरत नहीं है। अब बोलेगा सर हम तो 10,000 किलोमीटर चलाते हैं। सर तब इंजन पे चलाओ आप। जितना लोग का भी है कि 100 किलोमीटर से ज़्यादा डेली चलाते हैं, शांति से आप इंजन पे चलाओ, तेल बच जाएगा। और जो लोग 99% लोग नहीं है, गूगल के पास डेटा है। अब बोलेंगे गूगल के पास आपका मोबाइल फ़ोन ट्रैक होता है ना, तो उनको पता है कि आप कितनी बार गाड़ी में चला रहे हो। मेजॉरिटी लोग 90 किलोमीटर भी नहीं क्रॉस करते हैं। और कहाँ चलाओगे? दिल्ली में आप 90 किलोमीटर चलाओगे कैसे? भैया हम दिल्ली में देखो, इसमें प्रगति मैदान जाने में हमें 2 घंटा लगता था और उसे 22 किलोमीटर के आसपास था। तो प्रैक्टिकल वही है कि या तो हम लोग सीरीज हाइब्रिड पे सब कूदें ताकि देश बचे, या तो सब गांजा फूकें और भैया ईवी करते रहें और फिर बोले भैया पनीर रोल क्यों नहीं खा पा रहे हैं, 6,500 रुपये हो गए। तो बात वही है। तो मैं काफ़ी होपफुल हूँ एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर इलॉन मस्क फॉर इसको जलाने के लिए कि भैया इसने बोला हम ही सुधार देते हैं दुनिया को। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन एडिसन मोटर्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने में, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक करते तो उससे शेयर करते, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। अगर आपको मज़ा आया तो प्लीज़ हाइप दबा दीजिए, नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कमेंट डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, फ्री हैं तो आपने वीडियो देखा जानकर बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।